Good morning students. This is class 8th and we are going to discuss about the material. The chapter's name is material, metals and non-metals. पर metals और non-metals पर पहुंचने से पहले मुझे बताना होगा कि मटेरियल से लेके मेटल्स नॉन मेटल्स तक पहुंचने के लिए ना हमें थोड़ी सी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है. ठीक है. अब क्या है ना कि मटेरियल एक जनरल वर्ड है, पर हम यहाँ पे जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम साइंस की भाषा बोल रहे हैं अगर, तो हम मटेरियल नहीं मैटर वर्ड यूज करते हैं. सुना हुआ है. ठीक है. तो दिस चैप्टर इज एक्चुअली ऑल अबाउट मैटर. फाइन. अच्छा, अब मैटर क्या होता है सबको पता है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो. मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैव वॉल्यूम. अच्छा, विच हैव मास वगैरह वगैरह जो भी. ठीक है. तो अब आप मुझे बताओ कि मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस मतलब क्या हुआ इसका? एनीथिंग विच हैज मास and anything which occupy space is called matter, right? All of you know this very well. But what is mass actually? mass क्या होता है? किसी भी मैटर के अंदर मैटर है कितना, ठीक है, यानी कि उसका वेट. अब मैं हूँ, मेरे अंदर कितना मास है. एक्चुअली हम इसको इजी वर्ड में ये बोल सकते हैं कि मेरे अंदर वेट कितना है. अगर मैं 52 kg की हूँ, दैट्स मीन इट इज माई मास. हालांकि मास, वेट, वॉल्यूम ये बड़े फिजिकल वर्ड्स हैं जो आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हो डिटेल में, लेकिन वो बड़ी क्लासेस में. अभी हम 8th क्लास के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं तो इट्स इनफ. अगर हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में अगर मास है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट्स वेट. ठीक. अच्छा, इसके सेकंड होता है कि दैट ऑक्यूपाई स्पेस. ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई कैसे कर सकती है? ये पेन और स्पेस को ऑक्यूपाई कब करेगा? जब उसमें लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी. ठीक है. इसका मतलब हम उसके वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम उसके वेट के बारे में बात कर रहे हैं. सबसे पहले जब आप ये वीडियो देखते हो तो यू शुड ओपन योर बुक. ठीक है. और आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए. बिल्कुल जरूरत नहीं है बुक को साफ सुथरा रखने की. जो भी चीजें मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, क्योंकि देखो हर चीज आपको बुक में ऐसा लिख कर नहीं मिलती है. जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, तो उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आप बुक में ऊपर, नीचे, राइट साइड, लेफ्ट साइड कहीं भी स्टार बना बना के नोट किया करो. दिस इज द राइट वे टू स्टडी. क्योंकि बुक में जैसे अब हम मटेरियल से सीधे मेटल्स नॉन मेटल्स की बात करने लग जाएंगे. मेटल्स हैव दिस, मेटल्स आर दोज, मेटल ये, मेटल वो, लेकिन उसके बीच में मैं आपको जो ये कुछ कुछ बता रही हूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये हमको नया है और हमारे दिमाग से स्लिप हो चुका था, हमने लास्ट ईयर पढ़ा तो था बट आई फॉरगॉट, तो आप उसको फटाक से पेन से, नॉट पेंसिल, पेन से प्रॉपर स्टार बना के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी लिख लो. ठीक है. तो आगे से जब भी आप ये वीडियोस देखोगे किसी भी सब्जेक्ट की, तो यू शुड हैव योर बुक इन योर हैंड्स एंड पेन ऑल्सो. सो अब हमने क्या बोला कि जो भी मैटर होता है, इट हैज मास, दैट मीन्स इट हैज वेट. द सब्सटेंस है ना, एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस, दैट मीन्स इट हैज वॉल्यूम. तो मैटर की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि मैटर कोई भी वो चीज जिसके अंदर मास होता है और वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, उसको हम मैटर कहते हैं. ठीक हो गया भाई. अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया और ये बात बताई कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको कि एटम्स कहा जाता है. ठीक है. अब एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये आप नेक्स्ट ईयर्स में पढ़ोगे आपके आने वाले साल में. बट अभी हम सिर्फ पार्टिकल्स की बात करेंगे कि अभी आपकी क्लास के हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. ठीक है. तो अभी हम बस ये वर्ड यूज करेंगे. अभी हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स पे फिलहाल नहीं जाएंगे, जब वो चैप्टर आएगा तब जाएंगे. अच्छा ठीक है भाई. आगे समझ में कि मैटर कोई भी ऐसी चीज होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसके अंदर मास होता है, और मैटर जो होता है वो छोटे छोटे वेरी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है. अब ये पार्टिकल्स भी कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं. ये किस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, क्या इनमें खासियत होती है? तो इनकी जो होती है ना, वो 5 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है. पहली बात, ये बहुत छोटे होते हैं. ठीक है. द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर. अच्छा, एक चीज और मैं लिख देती हूं यहाँ पे, मास एंड ऑक्यूपाई space. This is first thing.
दिस इज सेकेंड थिंग। ठीक, अब ये पार्टिकल्स जो होंगे, पहली बात ये वेरी टाइनी होंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। सेकेंड थिंग, दे अट्रैक्ट ईच अदर, इनमें रिपल्शन नहीं बल्कि अट्रैक्शन होता है। ठीक, ये सब आप डिटेल में नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप अभी मेटल्स नॉन मेटल्स पे जंप करने वाले हो, उससे पहले आपको एक छोटा सा आइडिया दे रही हूं मैं। ठीक, अच्छा, थर्ड वन होती है कि वो डिफ्यूजन शो करते हैं। सी, शो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है जानते हो? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस बाय देयर ओन। जैसे हम कल भी मैंने एक 9th क्लास में ही बच्चों को पढ़ाया है कि कोई बीकर है आपके पास और आपने उसमें इंक डाली, कभी घर पे करके देखते हो ना, तो वो इंक जो होती है वो धीरे धीरे उस पानी के अंदर अपने आप से घुल जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। फाइन, तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। गेटिंग? अच्छा, और सुनो, ये जब आप वीडियो देख रहे हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ये चार्ट बना लेना चाहिए, तो जस्ट डू इट। ठीक है, वीडियो देखते देखते आराम से बना लो, मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। फोर्थ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डी, वो क्या होती है? इनके अंदर ब्राउनियन मोशन होता है। शो ब्राउनियन मोशन। इसका मतलब क्या है? ये जो पार्टिकल्स होते हैं, दे नेवर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे शो दिस टाइप ऑफ मोशन। इसको हम कहते हैं जिग जैग मोशन। ठीक है, ये पार्टिकल जिगजैग मोशन शो करते हैं, जिसको कि ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। अब इस जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि इस फिनोमिना को, इस मोशन को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो इनके नाम के कारण, इन्हीं के नाम के बाद इस फिनोमिना का नाम, इस प्रोसेस का नाम ब्राउनियन मोशन रख दिया। आफ्टर द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट, द फिनोमिना ऑफ शोइंग जिगजैग मोशन बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। गेटिंग? अच्छा, और जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि दे हैव गैप्स इन बिटवीन देम। गैप्स इन बिटवीन देम हैव। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या कि जब फॉर एग्जांपल आपने ये उंगलियां देखते हैं ना अपन, ये मैंने बाकी बच्चों को भी ये बताया कि अगर मैं इसमें अपने इस हाथ को जोड़ना चाहूँ तो ये तभी पॉसिबल है ना जब यहाँ पर गैप होगा। अगर यहाँ पे गैप नहीं होता तो ये इसके अंदर नहीं फिट हो सकते थे। इसी तरीके से थोड़ा सोचो कि अगर आप एक बीकर लेते हो और उसमें पानी लेते हो और आप उसमें शुगर के छोटे छोटे दाने डाल देते हो, तो वो शुगर कहाँ गुम हो जाती है? वो शुगर इनके बीच में गुम हो जाती है। कैसे? देखो, पानी भी एक सब्सटेंस है, एक मैटर है, यानी कि उसके भी पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गए अपने वाटर पार्टिकल्स। ये मैंने बनाया वाटर पार्टिकल्स। गेटिंग? अब आपने क्या किया? आपने यहाँ पर शुगर ऐड किया। मान लीजिए कि ये छोटे छोटे दाने हैं शुगर के। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स, इनके बीच में ये गैप है, ठीक है, तो ये शुगर पार्टिकल्स कहाँ बीच में जाकर सेटल हो रहे हैं? इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में। वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, उसके बीच में शुगर के पार्टिकल्स, ये जो है ना, ये शुगर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो शुगर पार्टिकल्स कहाँ जाके सेटल हो रहे हैं? इन बिटवीन द गैप्स ऑफ द वाटर पार्टिकल। और यही रीजन है कि जब हम पानी के अंदर शुगर डालते हैं तो वो घुल जाती है। घुलने का मतलब क्या हुआ कि वो उसके बीच में जो गैप्स थे उधर जाकर सेटल हो गए। ठीक, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। गेटिंग? अच्छा, ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या आता है? अभी तक आपको क्या समझ आ गया? हमने एक, इसको आप चाहे एक रिवीजन मान लीजिए, चाहे आप इसको कुछ भी मान लीजिए, बट ये एक थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम मैटर की बात कर रहे हैं तो आपका एक छोटा सा रिकॉल ज़रूरी था कि एक्चुअली हम बात किस बारे में करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है,
तो पहली बात हो गई मैटर की डेफिनेशन, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की डेफिनेशन 5 आपको पता चल गई, सॉरी प्रॉपर्टीज पता चल गई। अब तीसरी चीज आती है कि जो ये मैटर होता है ना उसको हमने अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है। टाइप्स ऑफ मैटर क्या होता है? टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं, आपको बहुत सारे टाइप्स पता होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, BEC, ठीक है। फिर आ जाता है आपका एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और आता है आपका मिक्सचर, ठीक। इसमें आपको सॉलिड के बारे में पता है। सॉलिड अभी आप इतना जानते हो कि सॉलिड क्या होता है, जो कि हार्ड होता है, कंप्रेस नहीं हो सकता है ना, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लिक्विड के बारे में पता है, गैस पता है। ये प्लाज्मा और ये BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये आप क्लास 9th में पढ़ोगे, अभी आपको इसको क्रॉस करना है, ठीक है। फिर आता है आपका एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये भी आप एक्चुअली नेक्स्ट ईयर ही डिटेल में पढ़ोगे, बट इस साल भी आपको थोड़ा सा मैं इसका आइडिया दूंगी, क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो फिर जाके आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के पास लेके जाते हैं। जब तक आपको एलिमेंट्स ही नहीं पता होगा आप मेटल नॉन मेटल का क्या करोगे, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर में कंपाउंड को भी क्रॉस करते हैं, मिक्सचर को भी क्रॉस करते हैं। अभी हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे, ये आपको पता है तीनों के बारे में, तो थोड़ा सा आइडिया हम एलिमेंट्स का लेंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, विच इज द नेम ऑफ योर चैप्टर। गेटिंग? सो मैटर क्या होता है, किस चीज से बना होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो ये तीनों चीजें जब आप समझ लोगे उसके बाद ही हम मेटल नॉन मेटल्स को डिस्कस करने की कंडीशन में होते हैं। सो कम टू द टर्म एलिमेंट। अब जब साइंटिस्ट को ये समझ में आ गया कि भाई हर चीज के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जब वो नेचर में देखा करते थे कि अलग अलग तरीके के सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, तो उनको बहुत क्रेज हुआ और उन्होंने क्या किया कि हर तरीके के सब्सटेंस की ना क्लासिफिकेशन करके उनको ऐसे दे दिया कि इस तरीके से डिवीजन किया उनका कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया। तो इस तरीके से सारे सब्सटेंसेस बहुत अलग अलग ग्रुप में बांटे गए, ठीक है। अब क्या एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं और ये मिलते कहाँ हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर कमिंग टू द टर्म एलिमेंट। ये वो मैटर होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए गए हैं। अर्थ क्रस्ट, द एलिमेंट्स आर द मैटर और एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अभी तक साइंटिस्ट ने 118 टोटल एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं। टोटल एलिमेंट्स नोन कितने हैं? 118, जिसमें से कि 94 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग हैं। गेटिंग? एंड 24 एलिमेंट्स जो हैं वो आर्टिफिशियली मेड हैं। आर्टिफिशियली मेड एलिमेंट्स में रेडियम का नाम सुना है? मैडम क्यूरी ने जिसको डिस्कवर किया था, उन्होंने बनाया था उसको बकायदा, तो रेडियम इज ऑल्सो अ आर्टिफिशियल एलिमेंट। तो ये होता है कि क्या बात कर रहे थे हम कि 118 टोटल एलिमेंट्स आर नोन टिल नाउ, आउट ऑफ विच 94 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड 24 एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली मेड। अब ये 94 एलिमेंट्स जो नेचुरल होते हैं वो जनरली अर्थ क्रस्ट में ही होते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं। ये जो होते हैं ना वो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं
और उन प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, इसके बेसिस पे इनको डिफाइन किया जाता है, इनको ग्रुपिंग की जाती है। और फिर ये होते हैं दो टाइप के, मेटल्स और नॉन मेटल्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में। तो टाइप क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब जाके हम पहुंचे हैं अपने टॉपिक पर कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। गेटिंग? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। टिल नाउ a total of 118 elements are known, out of which 94 are naturally occurring and 24 are artificially made. Fine. And on the basis of different properties, these elements are grouped in different groups. According to it, they are of two types, metals and non-metal. और even एक और होता है metalloids। तीन तरीके से इसको साइंटिस्ट ने बांटा हुआ है, लेकिन मेटलॉइड्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है। फाइन, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो। अभी आपके कोर्स में जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। गेटिंग? सो कम टू द टॉपिक मेटल्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट व्हाट आर मेटल्स हैं। अच्छा, मेटल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं मेटल्स? एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। टोटल ऑफ अब जो हमने मेटल्स देखे हैं ना, इनमें कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट्स विथ following properties. Getting? अच्छा, अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताती हूँ जिनको कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। पहली होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो उसके अंदर कोई केमिकल कॉम्बिनेशन को या उसके केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, वाटर होता है। वाटर एक्चुअली क्या होता है? H2O। ये तो आपको पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। ठीक, अब CO2 का मतलब क्या है? इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हम उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जिसमें ये दोनों एटम्स या दोनों एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन होंगे ही होंगे। इनका कोई भी, इसे कहते हैं केमिकल कंपोजिशन। पहले मेरी एक बात और सुन लो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स को कंटेन करती है। इसको कहेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई अगर आपसे पूछता है कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है, कि वो किस किस केमिकल से बना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से केमिकल्स हैं? कार्बन है और ऑक्सीजन है। वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इसमें दो एटम, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, बस उसका फिजिकल फॉर्म चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी को 3 फॉर्म्स में देखते हो, आइस, वाटर एंड वेपर। ठीक है, आइस के फॉर्म में भी वो H2O ही रहेगा, वाटर के फॉर्म में भी वो H2O ही रहेगा, और अगर आप उसको भाप बना के उड़ा दोगे तो भी वो H2O ही है। ठीक है, अगली बात समझ में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हो गई ना, आइस, वाटर और वेपर, ये सारे के सारे फिजिकली चेंज हैं। ये आपको क्यूब के फॉर्म में दिखेगा, इसको आप ग्लास में ऐसे फेंको तो फैल जाएगा, बह सकता है ना। वेपर
सभी जानते हैं कि वेपर भाप होती है। इसका फिजिकल फॉर्म तो चेंज है बट द केमिकल कंपोजिशन इज ऑलवेज सेम। तो आ गई बात समझ में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें से फिजिकल फॉर्म चेंज होता है बट केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, ठीक। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होता है। तो जब आपको अगर इतना क्लियर हो गया है तो हम पहले बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर टाइप्स ऑफ मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन विच, चलो ये मैं आपको ऐसे नहीं लिखती वरना कंफ्यूज हो जाओगे, कहने दो। अब ये बात अगर समझ में आ गई है तो मैं आपको लेकर चलती हूँ अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझा देती हूँ कि क्या होता है। चलो एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि आपने क्या किया, नमक खाते हो ना, NaCl, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं और सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये आपका होता है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है ना समंदर में से निकाला जाता है पानी, तो पानी में से, समंदर के पानी में से निकाला जाता है, तो इसी कारण से इसको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब आप आगे क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। या तो इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, सोडियम और क्लोरीन, ठीक। अब सोडियम और क्लोरीन को अगर आप वाटर के साथ मिक्स करते हो, आपने एक बीकर लिया, उस पर पानी डाला, उसके ऊपर चम्मच से नमक डाल के घोल दिया, तो आपको क्या मिलता है, NaOH प्लस HCl, ठीक है। ये रिएक्शन अभी आपके कोर्स की बात नहीं है, इस चैप्टर में है पर आगे आएगा, बट अभी आप सिर्फ इतना समझ लो। अब आप देख रहे हो सोडियम जो था, सोडियम क्लोरीन, ठीक है, NaCl बिल्कुल चेंज हो गया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसका टेस्ट भी चेंज होता है, इसका लुक भी चेंज होता है इससे, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वाटर के फॉर्म में था, यहाँ पर आपको कहीं भी वाटर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो टोटल मिला के बात ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा कि उनका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाटर था जो सभी ने देख रखा है, और यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब आप खुद सोच के देखो, ये तो वाटर है जो अपन गुट गुट पी जाते हैं, और ये तो एसिड बन गया, यानी कि केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया ना। तो दीज टाइप ऑफ चेंजेस कम अंडर द प्रॉपर्टीज दैट आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज आपको ये बात क्लियर होगी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली होती क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली होती क्या है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है ना कि आप फॉर्म को वापस चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो हम आइस वाटर की बात कर रहे हैं, अपन ने क्या किया, फ्रिज में रख दिया पानी, आइस बन गया, फ्रिज से बाहर निकाल दिया, वाटर बन गया। लेकिन अगर एक बार सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गया तो उसे आप वापस NaCl नहीं बना पाओगे आसानी से, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट हमारे पास क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली बात तो वो फिजिकल फॉर्म को चेंज करते हैं सिर्फ, ना कि उसके केमिकल कंपोजिशन को। प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इंटरचेंजिंग नहीं कर पाते हैं आसानी से। होती है कई बार लेकिन बहुत मुश्किलों से होती है। और दूसरी बात, जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, हम उसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज। गेटिंग? तो अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगी कि इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन किया था, कैसे ग्रुपिंग की थी जिससे कि हमें मेटल्स मिले। आ गई बात समझ में? तो हम कहाँ पहुंचे फाइनली? अपने टॉपिक पर, मेटल्स पर। तो हमने ये पूरी ट्रैवलिंग कर ली कि पहले मैटर देखा, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज देखी, उसके अंदर का क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद हमें समझ में आया कि मेटल्स क्या होते हैं, एक्चुअली एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स भी
कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं और उसके बाद उनको कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे ग्रुपिंग की जाती है, तब जाके हम अपने पॉइंट मेटल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज इनफ फॉर द टुडे, वी विल मीट टुमारो। अब कल आप जब भी ये वीडियो देखते हैं या जब भी करते हैं तो सबसे पहले आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, और जैसा कि मैंने कहा वैसे ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, गुड लक, बाय।